आई वेलकम इन विजन लोक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं या साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखेंगे भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे फीचर आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला आता है लेंदिस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेंदिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इसके अंदर एट द टाइम ऑफ एंड 1950, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पारित हुआ था, जब बना था हमारा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम में भी कितने, कम से कम आर्टिकल 395, 395 उस टाइम आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे उस टाइम भी, और 22 पार्ट थे। और आज तो ये और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 8 पार्ट हमारे हो चुके हैं, 25 पार्ट, ठीक है, और आर्टिकल 470 प्लस पहुँच चुके हैं, और शेड्यूल हमारे 12 हो चुके हैं। इसको बोला जाता है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। तो मतलब जैसे हम ब्रिटेन का संविधान देखते हैं, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का तो रिटन नहीं है, क्या ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन आता है, ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के कंपेयर में काफ़ी छोटा है। और दूसरी चीज़ आती है यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई उन्होंने, क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूएसए का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ के स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इस वजह से वो सारी चीज़ उसी में मर्ज हो जाती हैं। अगली चीज़ आती है, जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लेंदी है तो उसके पीछे रीज़न आता है कि इंडिया के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, ठीक है। इसके अलावा जो काफ़ी फीचर थे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी लिए थे, ठीक है, अलग-अलग रिलेशन के अकॉर्डिंग जुडिशल वगैरह काफ़ी चीज़ हमने इसमें मेंशन कर रखी है, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा आता है। अगली चीज़ हमारी आती है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोला जाता है अलग-अलग स्रोतों से हमने लिया है, ठीक है। तो संविधान का मैक्सिमम पार्ट तो हमारा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यूएसए से भी लिया गया है, ब्रिटेन से भी लिया गया है, अलग-अलग सोर्सों से ही हमें लिया गया है। मतलब इनमें हमने काफ़ी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई ज़रूर किया है, लेकिन हमने क्या है, पूरा कंप्लीट आउटसोर्स ही किया है। अगली चीज़ आती है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, इनका मिक्सचर आता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कहीं बहुत फ्लेक्सिबल मिलेगा, कहीं बहुत रिजिड मिलेगा। जैसे हम बात करें कि आर्टिकल 61 के अंदर देखें, अगर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को देखें, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसीजर है, मतलब इतना आसान नहीं है उसे हटाना प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर हम बात करें किसी लॉ को पास करना है, किसी स्टेट को हमें नया स्टेट बनाना है, ठीक है, आर्टिकल 2 या 3 को अप्लाई करना है, जो भी हमारी चीज़ हैं, तो उनको हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं। मतलब कहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिलेगा और कहीं पे बहुत ज़्यादा रिजिड मिलेगा। अगली चीज़, जैसे कुछ आर्टिकल आते हैं, जैसे हमने बोला, ठीक है, कि आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 13 हो गया। ये कुछ आर्टिकल है, इनको छू भी नहीं सकता। मतलब इनको पार्लियामेंट चाहे तो चेंज भी नहीं कर सकती, मतलब इतना ज़्यादा रिजिड बना दिया है, ठीक है। अगली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने एक कांसेप्ट दिया है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के कांसेप्ट की वजह से और ज़्यादा थोड़ा रिजिड हो गया है, ठीक है, कि किस पार्ट को चेंज किया जा सकता है, किस पार्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। अगली चीज़ आती है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज़। तो इसको बोला जाता है कि ये जो है, जो संघीय शासन होता है, मतलब केंद्र सरकार के प्रति ज़्यादा झुकाव है इसका, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि होल ऑफ द, हम के नेशन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया क्या है, यूनियन है। ये वहाँ फेडरल नहीं है, मतलब इंडिया के अंदर जो स्टेट हैं, उन्होंने यूनियन को नहीं बनाया। यहाँ यूनियन है, यूनियन दैट इज़ इंडिया। अब इंडिया ने स्टेट बनाया है कि यूपी, बिहार स्टेट बनाए हैं, बाकी स्टेट बनाए हैं, यूपी से उत्तराखंड को काट के अलग कर दिया। तो यहाँ पर मेन पावर जो है वो यूनियन के पास है। कि वो स्टेट को काट भी सकता है, लेकिन यूएसए के अंदर देखेंगे तो ये चीज़ जस्ट अपोजिट आती है। वहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट, जैसे टेक्सास देखूँ, कैलिफोर्निया देखूँ, वो सब इस टाइप के 13 स्टेट मिलके एक साथ आए, तब क्या है, वो हमारा यूएसए बना। और वो आज के टाइम में 50 प्लस 1 स्टेट आता है। अगली हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट की फॉर्म आती है, दैट इज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट में उसको बहुमत होता है, वही गवर्नमेंट बनाता है यहाँ पर। दूसरी हमारी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर प्रेसिडेंट अलग होता है, पार्लियामेंट अलग होती है। तो इंडिया की जो है इंडिया की संसदीय व्यवस्था बोली जाती है, सरकार की संसदीय व्यवस्था आती है हमारी। अगली हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीम। मतलब पार्लियामेंट का जो हमारा अधिकार आता है, ठीक है? जैसे पार्लियामेंट हमारी क्या होती है कि दोनों के बीच में संसदीय संप्रभुत्व की बात होती है, और न्यायिक सुप्रीमेसी, जो जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, उनके बीच में समन्वय होता है।
ठीक है? उनके बीच में समन्वय की बात की गई है। जैसे हम बात करें तो हमारा एक चीज़ आती है कि आर्टिकल 121 वो इस चीज़ को बोलता है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी टाइप की जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। मतलब जुडिशरी का कोई भी अगर पहलू है, कोई भी बात है तो हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब जज ने क्या डिसीजन दिया, क्या नहीं दिया, उस चीज़ पे पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन नहीं हो सकता। और अगली चीज़ बोली गई है आर्टिकल 122 के अंदर, ठीक है? कि कोर्ट पार्लियामेंट के मामलों में इंक्वायरी नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीजर किस टाइप से चल रहा है। कोर्ट का अधिकार वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष या जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो उस चीज़ को डील करेगा, ना कि पनिशमेंट देना है, कुछ भी करना है वो वहाँ पर क्या होगा जुडिशियल की कस्टडी से वो चीज़ बाहर आती है। वहाँ पर कोई भी चीज़ बोली गई है, कोई भी चीज़ की गई है, वहाँ पर जुडिशियल अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों में दोनों के बीच में समन्वय बैठाने की कोशिश की गई है। अगली हम देखते हैं इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब आता है कि यहाँ पर जो है जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे क्या है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है? जो हम क्या बोलते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हमारे पूरा प्रोसीजर आता है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोली गई है कि मतलब यहाँ की जो जुडिशरी है इंडिया की वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। तो भारत का संविधान जो बोलता है कि जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंस रहेगी और सरकार या कोई भी उसके जुडिशरी के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे हमने बोला कि आर्टिकल 121 के अंदर भी इस टाइप की मेंशन की गई है। अगली चीज़ जुडिशरी का अपॉइंटमेंट तक जो होगा, जुडिशरी का रिमूवल प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है कि मतलब किसी जज को हटा दो आप, पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रोसीजर तो है उसका लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। अगली हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। तो यहाँ पर 3 टाइप की इमरजेंसी की बात की गई है। सबसे पहले आता है नेशनल इमरजेंसी, अगली चीज़ हमारी आती है स्टेट इमरजेंसी, अगली चीज़ हम आती आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसी की बात की गई है आर्टिकल 352 के अंदर, आर्टिकल 360 के अंदर, ओह! 356 के अंदर और आर्टिकल 360 के अंदर। तो 3 टाइप की इमरजेंसी की हमारे यहाँ पे बात की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल राइट। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मेन विशेषता ये भी आती है कि यहाँ पर अलग-अलग टाइप के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट मान के चलो 6 टाइप के, 6 टाइप के फंडामेंटल राइट की बात की गई। जैसे हमारी इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात की गई है। इसके अलावा फ्रीडम की बात की गई है। इसके अलावा हमारा आता है कि किसी के शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई आपको शोषण नहीं कर सकता। इसके अलावा रिलीजन आपको रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। कल्चरल कल्चरल फ्रीडम की बात की गई है। इसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडिटी जो हमारी आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं। आगे हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं क्या-क्या हमारे मेन इसके फीचर आते हैं। अगले हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कांसेप्ट है वो बाद में ऐड किया गया है, ठीक है? पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 51 ए के अंदर इस चीज़ को ऐड किया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10+1 ड्यूटीज़ हैं, मतलब 10 ड्यूटी पहले थी, एक बाद में ऐड की गई है। अगले अंदर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी की बात की गई कि मतलब सरकार का क्या दायित्व, सरकार क्या कुछ काम करेगी, किस टाइप से सरकार को चलना है। तो इसमें बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? राज्य की पॉलिसी क्या होगी उसको डिसाइड करने की यहाँ पर बात की गई। ठीक है? राज्य किन लोगों को अपने क्या इंटरफेयर करेगा, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उनके शोषण के विरुद्ध कानून बनाएगा, ठीक है? राज्य यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लेके आएगा, इन सब की बात की गई है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। अगला सेक्युलर स्टेट, इंडिया को बोला गया है इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट, तो यहाँ पर बोलता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, ठीक है? मतलब यहाँ पर किसी भी रिलीजन के बेस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो इंडिया का सिटीज़न है, उसको रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो सिस्टम है, उसके अंडर, उसके अकॉर्डिंग सारे धर्म क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है? सभी जो हमारे रिलीजन है, उसे वो इक्वल स्टेटस दिया गया है। अगली चीज़ आती है हमारी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज़ी। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज़ी के अंदर बोला गया है कि राज्य जो होगा, वो हमारा जो वोटिंग का राइट प्रोवाइड करेगा। अब वोटिंग का राइट कैसे प्रोवाइड करेगा?
जिसकी एज हमारी 18 ईयर होगी, 18 साल होगी, पहले ये 21 ईयर थी। 21 ईयर थी, लेकिन बाद में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? उसके थ्रू क्या की 1986 में इस चीज़ को चेंज करके 18 साल कर दिया। तो यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज़ मतलब जो अडल्ट है, जो 18 साल का है, वो पर्सन वोट डाल सकता है, सरकार चुन सकता है, उसको इस चीज़ से बाहर नहीं किया जा सकता। अगली चीज़ आती है सिंगल सिटीज़नशिप, कि यहाँ पर लोगों के पास जो सिटीज़नशिप है, एक सिटीज़नशिप है लोगों के पास, ठीक है? यहाँ पर जैसे यूएसए के अंदर 2 सिटीज़नशिप होती हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर 3 सिटीज़नशिप होती हैं। कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की सिटीज़नशिप है, स्टेट की है और स्विट्ज़रलैंड की है, ठीक है? तो इंडिया के अंदर जो होगी वो कहीं का नागरिक किसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, किसी राज्य में रहता है, दिल्ली में रहता है या पांडिचेरी में रहता है, कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ क्या होगा, वो इंडियन सिटीज़न ही होगा, इंडियन सिटीज़न। अगली इंडिपेंडेंट बॉडी, तो इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, यूपीएससी, ठीक है? इस टाइप की नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, ठीक है? तो इन इंडिपेंडेंट बॉडी के अंदर सरकार भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है? ये अपना काम अपने आराम से करती जाएँगी। अगला है 3 टायर गवर्नमेंट, तो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो 3 टायर है। द 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। तो पहली गवर्नमेंट हमारी आती है यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड हमारी आती है स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड गवर्नमेंट हमारी आती है पंचायती राज। पंचायती राज मतलब इसको बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई हमारी। यहाँ पर 3 टायर गवर्नमेंट चलती है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी और पंचायती राज। मतलब जो मेयर होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, वो सब पंचायती राज के अंदर आते हैं। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ हमारी मेन फीचर आ गए। इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।